मित्रों, एक बार पुनः नारायण क्लासेस बायोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ रहे थे और ये जाना था कि ब्रायोफाइट्स को 3 भागों में बांटा गया है। पहला था हिपैटोप्सिडा, दूसरा था एंथेरोप्सिडा और तीसरा था ब्रायोप्सिडा। तो पहला जो क्लास है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं हिपैटोप्सिडा, या इसी को हम बोलते हैं लिवरवर्ट, दूसरे को बोला था हार्नवर्ट और तीसरे को बोला था मॉसेस। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं लिवरवर्ट में या हिपैटोप्सिडा के बारे में। तो पहला पॉइंट है कि लिवरवर्ट प्रायः नमी छायादार स्थानों पर, जहां पर नमी भी हो और छायादार स्थान हो, जैसे नदियों का किनारा हो या दलदल हो या गीली मिट्टी हो या पेड़ों की छाल हो, इन पर उगते हैं। तो लिवरवर्ट के बारे में पहली जानकारी हमने प्राप्त की कि ये नमी छायादार स्थानों पर उगते हैं, चाहे वो नदियों का किनारा हो, दलदली भूमि हो, गीली मिट्टी हो या वृक्षों की छाल हो। दूसरा, अब ये स्थल कहां पाया जाता है? दूसरा पॉइंट है कि पश्चिमी हिमालय को, जिसको हम वेस्टर्न हिमालय कहते हैं, पश्चिमी हिमालय को लिवरवर्ट के लिए सोने की खान कहते हैं, गोल्ड माइन। तो सबसे ज्यादा लिवरवर्ट अगर भारत में विकसित है या पाया जाता है तो कहां पाया जाता है? वो पश्चिमी हिमालय में खूब पूछा जाता है कि पश्चिम लिवरवर्ट मुख्यतः पाए जाते हैं। उत्तर होगा वेस्टर्न हिमालय या पश्चिमी हिमालय। अगला पॉइंट है लिवरवर्ट का जो पादप काय है, जो उनका पूरा शरीर है, वो थैलसाभ होता है, थाइलस के आकार का होता है। और ये उदाहरण के तौर पे मर्केंसिया को देखा जा सकता है कि वो जो लिवरवर्ट है उसका पूरा का पूरा पादप शरीर एक थैले के आकार का होता है, झोले के आकार का होता है। अब क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कि इसमें वास्तविक जड़, तना या पत्ती जैसी संरचना नहीं होती। अगला पॉइंट है कि जो थैलस है वो पृष्ठाधार होता है। इसका जो सतह है वो एक पृष्ठभाग है और एक अधर तल है, दोनों में वो बटा होता है। और जो आधा स्तर, जिसको कहते हैं सबस्ट्रेटम, जिस जमीन पे उगता है उससे बिल्कुल चिपका रहता है। और जो थैलस का अधर भाग है, जो मिट्टी की तरफ का भाग है, जो नीचे का भाग है, उस पर सल्क होती है, जिसको हम स्केल कहते हैं। और ये लिवरवर्ट की विशेषता है कि लिवरवर्ट में ही स्केल होती है, अन्य जो 2 भाग हैं उनमें स्केल नहीं पाई जाती। अगला पॉइंट है इसके जो भी पत्तीदार सदस्य हैं, ऐसे पौधे हैं जिनमें पत्तियां होती हैं, तो उसमें पत्ती, तो हमने अभी बताया कि पत्ती जैसी संरचना होती है, पत्ती नहीं होती। तो पत्तियों की तरह की छोटी छोटी संरचनाएं, ध्यान दीजिएगा, क्या करें? पत्तियों की तरह की, पत्ती नहीं है, वो पत्ती जैसी संरचना होती है। और जो तने की तरह की संरचना में, तना भी नहीं है, उसको तना नहीं कहेंगे, वो तने जैसी संरचना पर 2 कतारों में लगी होती है। अगला पॉइंट है लिवरवर्ट में जो अलैंगिक जनन है वो थाइलस के विखंडन के द्वारा उनका पूरा का पूरा शरीर टूट जाएगा, अथवा विशेष संरचना, एक स्पेशल जो है स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको कहते हैं जेमा। लिवरवर्ट में अलैंगिक जनन पूरा थैलस टूट जाए या एक विशेष संरचना बनती है जिसको जेमा कहते हैं, उसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अगला पॉइंट है कि ये जो जेमा है, जो विशेष संरचना है, ये हरे कलर की होती है, बहुकोशिकीय होती है और अलैंगिक
कलियां हैं। ये जेमा जो है ये हरी है, बहुकोशिका की बनी हुई है, अलैंगिक कलियां हैं। ये छोटे छोटे पात्रों, जिनको हम कप के आकार कह सकते हैं, कि ये छोटे छोटे पात्रों जिन्हें हम जेमा कप कहते हैं में स्थित होती हैं। जेमा कप में जेमा की ये जो कलियां हैं अलैंगिक, ये स्थित होती हैं। अगला पॉइंट इसी से संबंधित है कि जेमा अपने पैतृक पादप से अलग हो जाती है। जिस पौधे पर ये जेमा संरचना बनी है, जेमा कप में जो जेमा संरचना है ये टूट करके अलग हो जाएगी और इससे एक नया पादप उग जाएगा। ये लिबरवर्ट का अलैंगिक जनन है। अगला पॉइंट है, लैंगिक जनन के दौरान जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो नर और मादा लैंगिक जनन अंग जो हैं वो या तो एक ही थैलस में होंगे या दूसरे थैलस पर बनते हैं। लिबरवर्टों की यह विशेषता है। अगला पॉइंट है, इसमें जो बीजाणु उद्भिद बनता है जिसको हम स्पोरोफाइटिक कहते हैं, तो बीजाणु उद्भिद में केवल संपुटिका कैप्सूल होता है। लेकिन कभी कभी ये जो स्पोरोफाइट है इसमें जो कैप्सूल है या संपुटिका है, इसके सिवाय जो बीजाणु उद्भिद है वो एक फूट में, जिसको पाद कहते हैं, सीटा में और कैप्सूल में, तीनों होते हैं। कभी कभी बीजाणु उद्भिद में पाद, सीटा और कैप्सूल भी पाए जाते हैं। नॉर्मली क्या कहा कि बीजाणु उद्भिद में केवल संपुटिका होती है, ये रिक्सिया इसका उदाहरण है। बाकी जो है कभी कभी जो है इनका जो बीजाणु उद्भिद है वो तीन भागों में, पाद में, सीटा में और संपुटिका में, फूट, सीटा और कैप्सूल में विभेदित होता है, बटा हुआ होता है। अगला पॉइंट है कि ये जो संपुटिका है, कैप्सूल है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है और बीजाणु बनते हैं। जब बीजाणु के अंकुरण होने से मुक्त जीवी, जिसको कहते हैं इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट बनते हैं। जो कैप्सूल है इसमें स्पोर मदर सेल होंगी, उसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होगा, बीजाणु बनेंगे, स्पोर बनेंगे और जब बीजाणु अंकुरित होंगे तो उससे इंडिपेंडेंट, जिसको कहते हैं मुक्त जीवी गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद बनते हैं। अगला पॉइंट है, संपुटिका में जो कैप्सूल है इसमें स्तंभिका एक संरचना है जिसको कालुमेला कहते हैं, इसका अभाव होता है। किसमें? लिबरवर्ट में। ध्यान रखने वाली बात है कि जो लिबरवर्ट्स हैं इनकी संपुटिका में स्तंभिका या कालुमेला नहीं होता। अभी जब मास पढ़ेंगे, फ्यूनेरिया पढ़ेंगे तो उसमें ये कालुमेला पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, प्रत्येक कोशा में अनेक हरित लवक होते हैं और लेकिन जो भी हरित लवक होंगे उनमें पायरेनाइड्स नहीं होते। अगला पॉइंट है, लिबरवर्ट्स के सामान्य उदाहरण। जो लिबरवर्ट्स कहे जाते हैं उसमें रिक्सिया, मर्केंसिया, पेलिया और पोरेला आदि आते हैं। इन चारों विकल्पों को कभी भी पूछा जा सकता है, निम्न में से लिबरवर्ट है, रिक्सिया है, मर्केंसिया है, पेलिया है, पोरेला है, अथवा विकल्प दे दिया कि सभी है तो उत्तर सभी होगा। अब एक पढ़ते हैं रिक्सिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो ये जो रिक्सिया है ये सबसे साधारण पौधा है लिबरवर्ट का। तो रिक्सिया का सुकाय, जो इसका शरीर है, जो थैलस है, वो अगुणित होता है, यन होता है, युग्मकोद्भिद। जो कहते हैं कि हैप्लॉइड कंडीशन है इसकी, गैमेटोफाइटिक पौधा ही मुख्य होता है। अगला पॉइंट है, रिक्सिया जो है ये युग्मकोद्भिद जो बनता है वो बीजाणु से बनता है।
बीजाणु के अंकुरण के बाद युग्मकोद्भिद बनता है और युग्मकोद्भिद का अंत युग्मनज या जाइगोट से होता है। जब बीजाणु अंकुरित होगा उस समय युग्मकोद्भिद बनेगा और जब निषेचन हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, तो युग्मकोद्भिद खत्म हो जाएगा। कौन बन जाएगा? बीजाणु उद्भिद। अगला है पॉइंट, रिक्शिया में लैंगिक अंग जो सेक्सुअल आर्गन है वो सूकाय में धसे होते हैं, वो सूकाय के अंदर ही एम्बेडेड हैं, धसे हुए हैं। अगला पॉइंट देखते हैं कि रिक्शिया में जो स्त्रीधानी है वो फ्लास्क के आकार की होती है। जो स्त्रीधानी रिक्शिया की है उसका आकार कैसा है? फ्लास्क के आकार का है। अगला पॉइंट है, रिक्शिया की स्त्रीधानी में 4 नेक कैनाल सेल, 1 वेंट्रल कैनाल सेल और 1 अंड कोशिका या एग सेल होती है। ये अक्सर पूछे जाते हैं कि रिक्शिया की आर्किगोनियम में या स्त्रीधानी में नेक कैनाल सेल कितनी होती हैं? 4 होती हैं। या वेंट्रल कैनाल सेल कितनी होती है? 1 होती है। या अंड कोशिका कितनी होती है? एग सेल कितनी होती है? 1 होती है। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रिक्शिया की स्त्रीधानी में जो नेक कैनाल सेल है इनकी संख्या 4 है, वेंट्रल कैनाल की संख्या 1 है और अंड कोशिका की भी संख्या 1 है। अगला पॉइंट है, रिक्शिया के बीजाणुद्भिद में बीजाणु और पोषण कोशिका होती है। ये पोषण करने वाली भी कोशिका है, बीजाणु भी है बीजाणुद्भिद में, लेकिन इलेटर्स नहीं पाए जाते। ये इलेटर्स क्या है? ये पंख जैसी संरचना है जिनकी सहायता से बीजाणु उड़ सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। तो रिक्शिया के बीजाणु में इलेटर्स नहीं पाए जाते। आगे चल करके अभी आप कुछ में पढ़ेंगे कि इलेटर्स पाए जाते हैं, पंख जैसी संरचना है जिसकी वजह से ये बीजाणु उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। अगला पॉइंट है, रिक्शिया में बीजाणु उद्भिद पूर्ण रूप से युग्मकोद्भिद पर निर्भर रहता है, जिसको कहते हैं कंप्लीटली। अगर युग्मकोद्भिद ना हो तो बीजाणुद्भिद जीवित नहीं रहेगा। तो रिक्शिया में जो बीजाणुद्भिद है, जो स्पोरोफाइट है, वो गैमेटोफाइट पर निर्भर है। डिपेंडेंट किस पर है? गैमेटोफाइट पर। अगला पॉइंट है, रिक्शिया का बीजाणुद्भिद या स्पोरोफाइट पूर्ण परजीवी है, टोटल पैरासाइट है और किस पर है? युग्मकोद्भिद पर है। अगला पॉइंट है, रिक्शिया में बीजाणु केवल सूकाय के अपघटन के बाद स्वतंत्र होते हैं। जब रिक्शिया में बीजाणु बन जाएंगे तो उनका पूरा का पूरा सूकाय, पूरा का पूरा शरीर जब टूट जाता है तभी बीजाणु स्वतंत्र होते हैं, उससे पहले बीजाणु स्वतंत्र नहीं होते। अगला जो हमने पढ़ा था, जिसको हमने कहा मर्केंसिया, इसके बारे में जान लेते हैं। तो मर्केंसिया, अभी रिक्शिया को पढ़ा, अब मर्केंसिया की बात करते हैं। तो लैंगिक अंग जो है ये छाते के आकार का, अम्ब्रेला टाइप छाते के आकार के युग्मकोद्भिद के ऊपर उगते हैं। जो मर्केंसिया का गैमेटोफाइट है उस पर छाते के आकार की संरचना बनेगी जो लैंगिक अंग को का प्रतिनिधित्व करेगी। अगला पॉइंट है, नर युग्मक धारण करने वाला सूकाय। ये जो शरीर है जो नर युग्मक को धारित कर रहा है उसको कहते हैं एंथ्रीडियोफोर, और जो मादा युग्मक को धारित कर रहा है, जिसमें मादा युग्मक है, उसको कहते हैं आर्किगोनियोफोर। ये खूब पूछा जाता है, एंथ्रीडियोफोर क्या है या आर्किगोनियोफोर क्या है। तो एंथ्रीडियोफोर क्या है? ये जो नर युग्मक को धारण करने वाला शरीर है, नर युग्मक धारण करने वाली जो संरचना है उसी को हम एंथ्रीडियोफोर कहते हैं, और जो मादा युग्मक धारित करती है उसको हम आर्किगोनियोफोर कहते हैं। अगला पॉइंट है, मर्केंसिया की स्त्रीधानी का रक्षात्मक आवरण, जो कवरिंग है, जो स्त्रीधानी को ढके हुए उस संरचना को कहते हैं पेरिचिटियम। अगला पॉइंट है, आर्किगोनिया की नेक में ये जो
मर्केंसिया है, इसकी जो स्त्रीधानी है उसकी नेक में 6 कतारों में 6 रो कहते हैं वॉल सेल है। यहाँ क्या था, 4 कैनाल सेल, 1 वेंट्रल सेल और 1 अंडकोशिका। अंतर देखिएगा कि जो मर्केंसिया की आर्किगोनिया है, मर्केंसिया की स्त्रीधानी है, उसमें 6 कतारों में वॉल सेल होती है, भित्ति सेल होती है, 4 लीड कोशिकाएं होती हैं और 4 से 6 नेक कैनाल सेल होती है। इसमें केवल 4 हैं, इसमें 4 से 6 नेक कैनाल सेल होती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, मर्केंसिया में जो नर युग्मक है पुंमड़ू है, जिसको हमने कहा मेल गैमीट पुंमड़ू, वो छोटा होता है, मुड़ा हुआ होता है और द्विकशाभिक होता है, बाइफ्लैजेलेट होता है। मर्केंसिया के पुंमड़ू की विशेषता क्या है, छोटा है, मुड़ा हुआ है और द्विकशाभिक है। अगला पॉइंट है, निषेचन के बाद जो युग्मनज बनता है, जब भी नर और मादा युग्मक मिलेंगे जाइगोट बनता है और वो द्विगुणित, वो 2n पोजीशन में बीजाणु उद्भिद में बदल जाता है, स्पोरोफाइट में बदल जाता है। अगला पॉइंट है, प्रत्येक बीजाणु उद्भिद में ये जो प्रत्येक स्पोरोफाइट है इसके 3 भाग होते हैं, फूट, सीटा और कैप्सूल। अभी हमने रिक्सिया में पढ़ा था कि उसमें केवल कैप्सूल होता है, फूट और सीटा नहीं होता। अगला पॉइंट है, मर्केंसिया में जो बीजाणु मातृकोशा है, स्पोर मदर सेल है और इलेटर मातृकोशा है, इलेटर मदर सेल है, ये दोनों एक ही पीढ़ी में, और पीढ़ी कैसी है, द्विगुणित है, 2n है, इन दोनों में होते हैं। अगला पॉइंट है, कैप्सूल में अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप, अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप अगुणित बीजाणु बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। कैप्सूल में अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस होता है, उसका गुणसूत्र बंट जाता है और हैप्लॉइड या अगुणित बीजाणु बनते हैं। अगला पॉइंट है, मर्केंसिया में बीजाणु विसर्जन के लिए, बीजाणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए इलेटर तकनीक उपयोगी है, इलेटर तकनीक होती है, इलेटर मैकेनिज्म कहते हैं। और बीजाणु अंकुरित होकर के युग्मकोद्भिद को बनाते हैं। पहले बीजाणु बनेंगे, बीजाणु कहीं दूर जाएंगे, अंकुरित होंगे, युग्मकोद्भिद बनेगा और जब युग्मकोद्भिद बन जाएगा तो इसी में ही फिर से लैंगिक जनन छाती की संरचना के जैसे होंगे और ये पुनः दोहराया जाएगा। मित्रों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, नोट्स बनाइए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, मित्रों तक पहुंचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।